नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 20 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। डिस्कशन को स्टार्ट करने हैं तो उसमें पहले चीज़ हम ये चीज़ आपको बताते हैं कि कल हमने डे 1 का टारगेट अपलोड किया था। ठीक है, अब इसमें ये है कि आपकी जो स्टडी चल रही है इसमें एक टारगेट आपको मिलता रहेगा, तो आप इसको एक चुनौती के रूप में ले, उस वीडियो को देखें और उसमें जो भी आपको टारगेट मिला है ना, पर डे आप मिनिमम, ठीक है, मिनिमम उस टारगेट को जो उतना उतना आप ज़रूर करें। ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, मैं उस स्टूडेंट के लिए भी ले रहा हूँ जो अभी तक एनसीईआरटी नहीं करे हैं। ठीक है, मैं जीरो से टारगेट ले रहा हूँ और एडवांस तक ले जाऊँगा। ठीक है, और मेरा ज़्यादा जो फोकस रहेगा और 2022 और 2023 और 24 के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ही फोकस रहेगा। ओके, तो जब मैं इसमें पहला चीज़ें मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, तो आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा पहले, वो पे आऊँगा। तो डे 1 का मैंने टारगेट आपको दे दिया है। यदि आप एनसीईआरटी भी नहीं करें तो एनसीईआरटी के लिए भी आप डे 1 का टारगेट फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आपने यदि जस्ट तैयारी स्टार्ट भी किया होगा तो फिर भी आप ले सकते हैं। तो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में भी दिया है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं कि टारगेट डेली टारगेट करके दिया हुआ है, वहाँ से हम देख सकते हैं। तो कल डे 1 का टारगेट रखा गया था, आज डे 2 का अपलोड होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट इसको कंटिन्यू कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करिए और इसको अपने दोस्त को साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। उसमें मैं रिसोर्स भी बताता हूँ, कौन सा चैप्टर को आपको पढ़ना है वो भी बताता हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक है कि दूध का जो उत्पादन में भारत दुनिया का शीर्ष पे है। ठीक है, तो ये मोदी जी का कहना है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम गेहूं का भी उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं, जिस तरह से हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं, राइट। और इसमें ना गुजरात जो है ना, जब श्वेत क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है याद रखेंगे, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो था वो किससे संबंधित था, श्वेत क्रांति संबंधित था दूध से। ठीक है, दूध का उत्पादन। तो इसी क्रांति से निकल के आया क्या पता है, अमूल कंपनी। आज आपने नाम सुना होगा अमूल। अमूल, यह अमूल कहाँ से निकल के आता है आपको पता है, गुजरात। गुजरात से ये सामने निकल के आता है। लेकिन इस डिस्कशन में हम ये चीज़ें देखेंगे कि जो उत्पादन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा भारत है, तो भारत के बाद कौन कौन सा देश है, इसका मैं एक थोड़ा सा लिस्ट देख लेता हूँ टॉप 5 कंट्री का। देखिए टॉप 5 जो कंट्री है, हमारे पास जो डाटा अपडेट था वो 2018 तक के आंकड़े की अपेक्षाकृत था। लेकिन इस आंकड़े में मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए, भारत नंबर 1 पे है, अफगानिस्तान नंबर 2 पे है, अर्जेंटीना 3 पे है, 4 पे है ऑस्ट्रेलिया, 5 पे है बांग्लादेश, 6 नंबर पे है ब्राज़ील। अब देखिए भारत की 2018 में देखिए 187.96। अब वही दूसरा नंबर पे जो है वो अफ़गानिस्तान देख सकते हैं, इसमें ब्राज़ील देख सकते हैं उत्पादन के लेके। ठीक है, तो इन देशों की जो समूह है, ठीक है, तो इनकी जो उत्पादन है वो उत्पादन की दर में अब देख सकते हैं भारत जो है ना, उसका उत्पादन जो है वो सभी देशों से सबसे ज़्यादा है, राइट। लेकिन एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक चुनौती होती है कि हम वैल्यू ऐड मटेरियल नहीं बेच पाते हैं। ठीक है, वैल्यू ऐड मटेरियल नहीं बेच पाते हैं। अब आपको बोलेंगे कि वैल्यू ऐड मटेरियल क्या होता है, तो देखिए वैल्यू ऐड मटेरियल सिंपल सा है कि आप मान लीजिए कि दूध से मैंने क्या किया, पनीर बना लिया। दूध की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपये या 60 रुपये के जी, 60 रुपये के जी। अब पनीर का कॉस्ट कितना होगा, 250 के जी। तो अब कहाँ पे फ़ायदा होगा, मिनिमम मैं लेके चलता हूँ, ऐसे 250 का तो मिलेगा ही नहीं आपको, कम से कम 300 का डुप्लीकेट भी लोगे तो 300 का मिलेगा, राइट। तो 300 के जी 300 रुपया, तो अंतर कितना आया, 240 रुपये का। तो इससे क्या होगी, एक तो किसान का आय बढ़ेगा, जो पशुपालन कर रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो हम जो है ना भारत, वो वैल्यू ऐड मटेरियल बेचने में थोड़ी सी पीछे है। इसका कारण है कि हमारे यहाँ पे उस तरह से उत्पादन का वो चीज़ें नहीं हुआ है। तो इसी पे सरकार को भी जोर देने की ज़रूरत है और जनता को भी जोर देने की ज़रूरत है, जो किसान है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में ये है कि देखिए, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन टाइप का है कि सेना को ना साइबर अटैक हुआ था। सेना को साइबर अटैक का सुरक्षा के लिए सेंस लगाया गया है। ये जो साइबर सुरक्षा है वो सेना पे ये किया गया है, ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो यही है कि साइबर सुरक्षा जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है, जिस तरह से हमारा डिजिटलीकरण चल रहा है, तो उस तरह से हमारे पास चुनौती आता है साइबर का। तो हमें उसके टैकल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टैंड उठाने की ज़रूरत है कि उसको हम किस तरह से काम कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है और इस आर्टिकल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। गुरु तेज बहादुर जो है ना उनके 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित किया गया है और आज हो सकता है, आज जो है ना वो केंद्रीय गृह मंत्री ये सब क्या करेंगे, लाल किला में संबोधित करेंगे, ठीक है, लाल किला से। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इनके नाम पे जो है ना तेज बहादुर के स्मृति के डाक टिकट भी जारी, सिक्के भी जारी किया गया है, ठीक है, लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, राइट। अब हम तेज बहादुर के बारे में जानते हैं डिटेल में। चलिए देखिए, गुरु तेज बहादुर जो थे वो 1621 से लेके 1675, ठीक है, ये जो थे वो 9वें गुरु थे, ठीक है। टोटल इनके जो गुरु है वो 10 गुरु है, ये 9वें नंबर के गुरु थे, ठीक है। 10 या 11 गुरु है, हम सारे के बारे में देखेंगे। ये जो थे वो 9 नंबर के गुरु थे, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा जो काम किए थे वो मानवता के रक्षा, ठीक है, मानवता के रक्षा के रूप में इन्हें याद किया जाता है, राइट। तेज बहादुर से वो एक महान शिक्षक के अलावा उत्कृष्ट योद्धा भी थे, विचारक भी थे और कवि भी थे, ठीक है, जिन्होंने ईश्वर पे, मन पे, शरीर पे, ठीक है, प्रकृति के विषय पे विस्तार से इन्होंने अपनी विचार दिया था, इसके बारे में इन्होंने लिखा था। इनका जो लेख है उसका जो वर्णन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिया गया है, जिसका आप देखेंगे 116 जो काव्यात्मक भजन के रूप में रखा गया है, काव्यात्मक जो भजन था उसके रूप में इसको रखा गया है, राइट। इन्होंने बहुत ज़्यादा यात्रा किए, ठीक है। उसके बाद पूरे जो भारतीय उपमहाद्वीप में इन्होंने उपदेश केंद्र स्थापित किया, राइट। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ किया कि एक मिशन के दौरान पंजाब में ये क्या किए, चकनाकी शहर की स्थापना की, चकनाकी शहर की स्थापना की, जो बाद में क्या हो गया, ये हिस्सा बन गया पंजाब के, ठीक है, पंजाब के अनंतपुर जो है ना, अनंतपुर का हिस्सा बन गया। गुरु तेज बहादुर थे वो 1675 में जो दिल्ली में जो मुग़ल का बादशाह होता है, मुग़ल का जो शासन होता है, उनका जो राजा होता है औरंगजेब के द्वारा आज्ञा से मृत्यु दे दिया गया था। इसके द्वारा इसलिए दिया गया था कि औरंगजेब चाहता था कि मुस्लिम को बहुत ज़्यादा संख्या को बढ़ावा दिया जाए। तो उनके एक मंत्री ने ना बोला था कि यदि आपने तेज बहादुर को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बोल दिया तो उसके साथ साथ उनके जितने भी फॉलोअर हैं वो आपको क्या करेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे, मुस्लिम को एडॉप्ट कर लेंगे, मुस्लिम धर्म को। तो इनको वहाँ पे आप देखेंगे चांदनी चौक का जो जगह है, लाल किला के सामने चांदनी चौक का रास्ता है, वहाँ पे उनको बताया गया कि आप कबूलेंगे नहीं कबूलेंगे, तो वहीं पे उनको गला कलम कर दिया गया था, मतलब कि धड़ से गले को अलग कर दिया गया था। तो इसीलिए वहीं पे आप देखेंगे एक शीशगंज गुरुद्वारा है, ठीक है। आप जब जाएंगे कभी तो ऐसे जाएंगे, ये लाल किला है, ठीक है, आप ये रास्ता सीधा आया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे एक शीशगंज गुरुद्वारा है। तो शीशगंज गुरुद्वारा के पास ही इनकी कलम को ना अलग कर दिया गया था, शीश यहीं पे गिरा था, तो इसलिए ये हुआ शीशगंज गुरुद्वारा। अब हम थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में देख लेते हैं। सिख धर्म मतलब सिख का शब्द का अर्थ होता है शिष्य, ये आप ध्यान रखेंगे। सिख का मतलब होता है शिष्य, शिष्य मतलब कि ये जो है वो एक गुरु का पालन करने वाला है। ये जो धर्म है ना वो सिख को भगवान और शिष्य के रूप में मानते हैं, ठीक है। गुरु सिख जो गुरु थे, ठीक है, 10 जो सिख गुरु थे उन्होंने लेखन और शिक्षाओं का पालन करवाए थे, राइट। इनका जो गुरु और शिष्य वाला रिलेशन हुआ करता था, ठीक है, ओके। सिख एक ईश्वर, ठीक है, में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में भगवान को याद करना चाहिए, इसे सिमरन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है गुरुमत। गुरुमत मतलब होता है गुरु का मार्ग, ठीक है। गुरु का मार्ग मतलब वे ऑफ द गुरु, ठीक है। वे ऑफ द गुरु मतलब गुरु जो रास्ता देते हैं, गुरु के द्वारा जो बताया गया है वो आपका सही रास्ता होता है, ठीक है। सिख की परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना जो है ना वो गुरु नानक ने किया था। 1469 से लेके 1539 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनके बाद 9 जो गुरु है, अन्य गुरु का भी इसमें बताया गया था, तो टोटल 10 गुरु है। मैं इसको स्पीड में डिस्कस इसलिए नहीं करा, मैं चाहता तो स्पीड में करता। ये बहुत ही माइनर सा डिटेल है जो आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से आ सकता है।
इसका जो सिख धर्म का जो विकास होता है वो सिख धर्म का विकास होता है भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म के प्रभाव से, ठीक है, वैष्णव हिंदू धर्म के प्रभाव से। इन्होंने खालसा, खालसा मतलब कि समर्पण, एक सामाजिक से विवेक, सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है, ठीक है। खालसा ऐसा होता था कि पुरुष और महिला है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, एक पंथ मतलब कि कुछ चीज़ें इन्होंने सिख के लिए आचार संहिता दिया था। आचार संहिता मतलब कि ये नियम को आपको पालन करना चाहिए, एक रूल दिया गया था, ठीक है। हम एक रूल बनाते हैं ना कि स्टूडेंट हमें तो हमें इस तरह के काम करना चाहिए। आप स्टूडेंट है और रिलेशनशिप में है, किसी का गर्लफ्रेंड किसी का बॉयफ्रेंड के चक्कर में आप हो, तो आपकी कहीं ना कहीं फोकस कम होगा। तो हम क्या बताते हैं कि हमारा जो यदि यूपीएससी का चलता है स्टडी, तो ये रिलेशनशिप उस बीच में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी फोकस कम होगी, फोकस कम होगी तो पढ़ाई नहीं होगा। तो एक काम ये करिए कि आप इसको पढ़ाई को छोड़िए, आप अपना रिलेशनशिप को अच्छा पहले कर लीजिए, ठीक है, शादी उदी कर लीजिए, उसके बाद आइए फिर पढ़ाई कर देना, यूपीएससी बनते हैं, राइट। नहीं, यदि यूपीएससी करना है तो उसको छोड़िए ना, यूपीएससी कर लीजिए, फिर तो बहुत आएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, यूपीएससी के लिए एक फ्रेमवर्क हो जाता है ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें नहीं है, कितने ने करके भी देखा है, साथ साथ भी हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसी तरह से हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म, सिख का एक आचार संहिता होता है, ठीक है, मतलब एक रूल होता है। इन्होंने 5 चीज़ों को, ठीक है, 5 भौतिक जो वस्तु है उनके ऊपर जोर दिया था। वो है केस, कंधा, ठीक है, कड़ा, कक्त, किरपाल, ठीक है, किरपाल जो होता है ना, ये सारी चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद है सिख जो साहित्य है, ठीक है, सिख साहित्य में एक था आदि ग्रंथ, दूसरा है दसम ग्रंथ। आदि ग्रंथ जो है ना, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है दसम ग्रंथ, ठीक है। दसम ग्रंथ की साहित्यकार और रचना को लेके सिख धर्म के अंदर कुछ संदेह और विवाद भी है, राइट। उसके बाद है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति जो है वो विश्व में रहने वाले जितने भी सिख हैं उनका एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक संगठन है, ठीक है, जो निर्वाचित आयोग है। मतलब कि ये जितने भी वर्ल्ड में सिख रहते हैं ना, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, उनकी लाभ के लिए काम करते हैं। यह एक लोकतांत्रिक बॉडी है, मतलब कि सभी के द्वारा चुन के बनाया जाता है इसको लेके, ठीक है। 1925 में संसद ने एक विशेष अधिनियम के तहत इसकी स्थापना किया था, ठीक है, के तहत स्थापना किया गया है। उसके बाद अब हम 10 गुरु के बारे में देख लेते हैं, उस 10 गुरु के क्या योगदान है सिख धर्म के अंदर, ठीक है। पहला जो गुरु है वो है गुरु नानक देव। ये 1469 से लेके 1539 तक इनका कार्यकाल होता है। यह पहले गुरु थे इनका, इन्होंने सिख धर्म की क्या की थी, स्थापना किया था, ठीक है। इन्होंने गुरु लंगर की शुरुआत की थी, ठीक है। ये बाबर के समकालीन थे और 550वीं जयंती पर इनका 550वीं जयंती जो था तब करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था। करतारपुर कॉरिडोर ये है कि ये पाकिस्तान में करतारपुर है, भारत से यहाँ से जाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसे हम करतारपुर कॉरिडोर कहते हैं। ये 2018 या 19 में स्टार्ट किया गया था। ये 550वीं जब उनकी जयंती थी तब किया गया था। उसके बाद है गुरु अंगद 1504 से लेके 1552। ये गुरुमुखी एक नई लिपि का आविष्कार किया था, गुरुमुखी। और गुरु लंगर जो प्रथा है ना उसको इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। गुरु लंगर प्रथा किसने चालू किया था, तो चालू किया था गुरु नानक ने, लेकिन ये क्या कर रहे थे, उसको फेमस कर रहे थे, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करवा रहे थे, ठीक है। गुरु अमरदास, अब ये डेट टाइम जो है ना वो याद करते रहेंगे, उतना डिटेल में नहीं चलेंगे, टाइम उतना आपको फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या योगदान है ये याद करने की ज़रूरत है हमारे यूपीएससी के लिए, ओके। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अनंत काज विवाह, ठीक है, काज विवाह की शुरुआत की थी, समारोह की शुरुआत किया था। इन्होंने सबसे अच्छा काम जो किया था वो सिख धर्म के अंदर जो सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसे जो व्यवस्था था, कुरीतियाँ थी समाज की, उसको इन्होंने ख़त्म किया था, समाप्त किया था। यह बाबर के समकालीन होते हैं, ठीक है। गुरु रामदास जो है, गुरु रामदास के बारे में देखते हैं। यह बाबर के द्वारा है, 1577 में बाबर के द्वारा इन्हें ज़मीन पर क्या स्थापित किया था, अमृतसर स्थापित किया था, ठीक है। अमृतसर का स्थापना किया गया था, स्वर्ण मंदिर, ओके, स्वर्ण मंदिर का स्थापना किया गया था। गुरु अर्जुन देव थे, वो 1604 से लेके 1604 में इन्होंने क्या किया था, आदि ग्रंथ की स्थापना की थी।
और इन्होंने कार्य शुरू करवाया था, इन्होंने कार्य को पूरा करवाया था स्वर्ण मंदिर का, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये जहांगीर जो है, ठीक है, जहांगीर के द्वारा इनको मौत की सज़ा दी जाती है, मतलब मारा जाता है। यह राजकुमार जो खुसेरो के मदद किए थे, इस कारण से इनको मारा गया था, ठीक है। उसके बाद होता है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो थे वो सैन्य समुदाय में बदल दिए थे, सिख समुदाय को सैन्य समुदाय में बदल दिए गए थे। ये सैनिक संत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अकाल तख्त की स्थापना किया था, अमृतसर को इन्होंने मजबूत किया था। जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ इन्होंने युद्ध भी छेड़ा, तो ये याद रखेंगे। गुरु हर राय जो है, इनकी ये शांति थे, ये मतलब शांति को बढ़ावा देना चाहते थे, ये शांत माना जाता है, ठीक है। ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। उसके बाद है गुरु हरकृष्ण जो थे वो सबसे छोटे उम्र में ही बन गए थे गुरु, ठीक है। 5 वर्ष की आयु में ही गुरु की उपाधि में इनको दे दी गई थी। यह औरंगजेब के द्वारा जो इस्लामिक विरोधी कार्य है, ठीक है, उसके खिलाफ इनको ये क्या किए थे, सामना किए थे, इन्होंने उसके खिलाफ गए थे औरंगजेब के। उसके बाद है गुरु तेज बहादुर, हमने देख लिया, ठीक है, इनके बारे में डिटेल देख ही लिया है। आनंदपुर साहिब का स्थापना करते हैं ये। लास्ट गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, राइट। गुरु गोविंद सिंह इन्होंने खालसा का स्थापना किया था, ठीक है। कब किए थे? 1969 को, ठीक है, नामक योद्धा समुदाय का। उसके बाद है पाहुल, एक संस्कार जो है पाहुल की शुरुआत की थी, यह अंतिम सिख गुरु थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना कर दिया था स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद कोई गुरु नहीं होगा मानव रूप से, ठीक है। अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है यही गुरु होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत ये है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नगर निगम का क्या क्या है, एकीकरण किया गया है। नगर निगम जो है ना, उसको एकीकरण करने के लिए राष्ट्रपति का उसका मंजूरी मिल गया है। देखिए इसका कारण मैं बताता हूँ। दिल्ली के अंतर्गत क्या होता था, पहले 3 नगर निगम थे, उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी, ठीक है। इन तीनों को एकीकरण करके एक दिल्ली नगर निगम कर दिया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2000 विधेयक जो था वो 2022, अब ये कानून बन चुका है, राइट, क्योंकि राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद क्या होता है, कोई भी विधेयक कानून बन जाता है, राइट। ये संशोधन के अनुसार सरकार का अर्थ होगा कि केंद्र सरकार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें संशोधन किया गया है। अब देखिए दिल्ली में भी सरकार है, अब दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार की शक्ति, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि केंद्र की सरकार को शक्ति को बढ़ावा दे दिया गया है, इसलिए इस चीज़ों को क्या होता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और 2011 में क्या हुआ था, इन तीनों को विभाजित कर दिया गया था। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो डब्ल्यूटीओ के जो प्रमुख हैं, इन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में चर्चा हुआ है। तो पारंपरिक जो हमारा शिक्षा का ज्ञान है, ठीक है, वो आधुनिक विज्ञान के साथ मेल करके हम जो औषधि है, ठीक है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाएगा और पारंपरिक चिकित्सा को हम बढ़ावा देंगे, ठीक है। ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा अभी हाल ही में गुजरात में सम्मेलन हुआ है, राइट, तो वहाँ पे ये चीज़ें कहा गया। तो ये चीज़ें आप सामने आएगा निकल के एडिटोरियल में, तो इसको हम देख लेंगे, लेकिन अभी इसमें इतना ही देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है ये आर्टिकल, ये देखिए हाल ही में संसद के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा से। इसे रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दिया और ये अब कानून बन गया। तो ये भी प्रक्रिया के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एडिटोरियल भी आया, तो हमने इसको डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल को चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि अभी लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो वियतनाम गए हैं, ठीक है, वियतनाम पहुँचे, तो ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वियतनाम का हम मैप देखेंगे कि वियतनाम कहाँ पे है, ये देखेंगे वियतनाम है। इसका बॉर्डर जो लगता है वो चाइना से लगता है, लाओस से लगता है, ये लाओस से लगेगा, उसके बाद कंबोडिया, ये याद रखेंगे आप, 3 जगह से लगता है, चाइना, लाओस और कंबोडिया, इससे बाउंड्री लगता है किसका, वियतनाम का, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत है, इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। इस पेज के अंतर्गत ये है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए बात की गई थी अभी IMF के द्वारा और वर्ल्ड बैंक जो है ना, ठीक है, उसका मीटिंग चला था, तो उसमें निर्मला सीतारमण भाग ली थी। तो इन्होंने बोला कि देखिए क्रिप्टो करेंसी को यदि आपको नियंत्रण करना होगा ना,
तो नियंत्रण करने के लिए सिर्फ एक ही वर्क नहीं काम करेगा। आप अकेले कोई एक देश यदि चाहे कि हम क्रिप्टो को नियंत्रण कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसको संभव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर इस पे काम करना पड़ेगा। अब इनके द्वारा बताया गया है कि ये अवैध तरीके से पैसा का लेन देन कर सकता है, इससे कि आतंकवादी गतिविधि को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देना, देश के आंतरिक मामले को, आंतरिक अशांति को बढ़ावा देना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए सबको मिलके एक साथ आके क्या करना चाहिए, क्रिप्टो की वो करनी चाहिए। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया, टैक्स लगा दी है 30% क्रिप्टो करेंसी पे, बजट में क्रिप्टो करेंसी पे। तो इनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पे इसलिए लगाया गया है जिससे कि इसकी डाटा सरकार के पास हो सके कि कितना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो एक डाटा को पता लगाने के लिए, लेन देन को पता लगाने के लिए इसके ऊपर चार्ज लगाया गया है। अब एक निर्मला सीतारमण के द्वारा बताया गया था कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कोई खराब टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका भारत उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका यदि हम इस्तेमाल समाज के हित के में करें तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के चले। तो यही आर्टिकल था इसके अंतर्गत, और कोई जो चीज़ें नहीं थी। देखिए ये इसमें दिया गया परिसीमन आयोग के बारे में, राइट। देखिए जम्मू कश्मीर पहले राज था, बाद में इसको यूटी बना दिया गया। यूटी में भी जो जम्मू कश्मीर है उसमें विधानसभा का प्रावधान है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान है और वो अभी कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए इन्होंने रखा, तो इसमें जब ये अलग हुआ और यूटी बना तो उसको बाद में क्या किया गया कि लोकतंत्र के निर्वाचन क्षेत्र की बंटवारा करनी थी। इस बंटवारे को खत्म करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो परिसीमन आयोग के बारे में ही राइटर बताते हैं कि अफसर को गवाता परिसीमन आयोग, ठीक है, जो अफसर है उसको गवा रहा है। अब हम इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हो जाता है परिसीमन आयोग। देखिए परिसीमन आयोग का जो कार्य होता है, परिसीमन आयोग का जो तात्पर्य होता है, मतलब कि सीमाओं का क्या करना कि क्षेत्र विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव के जो क्षेत्र निर्धारित होते हैं ना, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, उसके बारे में बताना कि ये क्षेत्र कितनी दूरी में होगा, ठीक है, इसके कितनी जनसंख्या होगी। ये लोकसभा और विधानसभा की सीटों के बारे में बताता है। इसका उद्देश्य होता है कि समय के साथ जो जनसंख्या में बदलाव हो रही है, बदलाव के साथ साथ उसमें भी बदलाव करके सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधि को सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद है निर्वाचन क्षेत्रों में उचित विभाजन करना, जिससे कि प्रत्येक वर्ग में नागरिकों को प्रतिनिधि का समान अवसर प्रदान किया जाता है, ठीक है, जिससे कि समान अवसर प्रदान किया जाए। और उसके बाद इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे यहाँ पे अनुसूचित जो जाति है उसको आरक्षित जो सीट है उस सीट के बारे में बताना कि कौन सा सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होता है, ठीक है। अब ये जो कमीशन है, इस कमीशन में पहले इसका नाम था सीमा आयोग को नाम बदल के कर दिया गया परिसीमन आयोग। ये अनुच्छेद 82 के तहत दिया गया है संविधान में। राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, राइट। परिसीमन आयोग का जो संरचना होता है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके बाद संबंधित राज्यों का आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त होता है, राइट। और 10 सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, ओके। तो इसके बारे में यही जानकारी थी, आपको ये चीज़ें देखने की जरूरत है, और इसको यदि आप टाइम है तो देख सकते हैं, लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। देखिए ये पेज में ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पहले भी इसको चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि भारत की जो अभी यूएसए के साथ डील चला था तो उसमें मैंने कूटनीति का बात किया था। हमने अभी आपको बात किया था कि हमारे विदेश मंत्री किस तरह से यूएसए में जाके यूएसए को बता रहा है कि आपके भी मानव अधिकार के बारे में हमें पता है, आप ये ना बताएं कि मेरे मानव अधिकार के बारे में हमें नहीं पता है। तो इन चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ें के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ये आर्टिकल यदि आपने उस समय हमने किया था, इस आर्टिकल को यदि आपके पास समय है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। और ये चीज़ें है कि मेरी गलतियां है संकट में, तो ये श्रीलंका वाला इशू है, हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब सारी चीज़ें क्या आएगा, तो ये आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि मैं थोड़ा सा शेड्यूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि विजन IAS का मैगजीन बहुत जल्द हम स्टार्ट करें,
ठीक है। विजन आईएएस का मैगजीन हम बहुत जल्द स्टार्ट करें, वो भी डिटेल में 360 डिग्री के एंगल से हम स्टार्ट करेंगे, तो बहुत जल्द ये आपको मिलने लगेगा। अब मेरे पास यदि टाइम रहता है तो मैं संडे को देखता हूँ, शेड्यूल करता हूँ, तो संडे को वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। यदि हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हर एक मैगजीन क्या होगा कि आपको 10 दिन के अंतर्गत आ जाएगा। तो अभी फरवरी का मैगजीन आया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जनवरी से हो, ठीक है, जनवरी से आपके पास मैगजीन जाए, या फिर फरवरी का भी मैं करूँगा, तो इसको एनालिसिस करके आपके पास ज़रूर भेजा जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। यदि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से ज्वाइन होना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी यदि कर रहे हैं और अपने मेंटरशिप प्रोग्राम से स्टार्ट होना चाहते हैं, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको देख सकते हैं फीचर क्या क्या दिया हुआ है। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।